अनुभव होगा। इतने विस्तार में हम आरव के जीवन, उसके गांव के वातावरण, उसकी दादी की सीख और उस रहस्यमयी झील के हर एक क्षण को गहराई से महसूस कर सकते हैं। यहाँ इस कहानी का एक विस्तृत स्वरूप है, जिसे आप कई भागों में पढ़ सकते हैं। भाग एक, नीलगिरी की तलहटी और बेचैन आरव। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शून्यपुर। जैसा इसका नाम था, वैसी ही यहाँ की तासीर थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, जिनके ऊपर सुबह की धुंध ऐसे लिपटी रहती थी जैसे किसी ने सफेद मखमल की चादर ओढ़ा दी हो। इसी गांव के एक पुराने पत्थर और लकड़ी से बने घर में आरव रहता था। आरव 12 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में वो अल्हड़पन नहीं था जो उस उम्र के बच्चों में होता है। उसकी आंखों में अक्सर एक तूफान रहता था। वो पढ़ाई में अच्छा था, खेल कूद में भी आगे रहता, लेकिन उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। जब वो स्कूल में गणित के सवाल हल करता, तो उसका दिमाग कल होने वाले फुटबॉल मैच के बारे में सोच रहा होता। जब वो दोस्तों के साथ खेलता, तो उसे चिंता सताती कि शिक्षक कल क्या पूछेंगे। उसके मन की स्थिति उस रेडियो की तरह थी जिसमें एक साथ कई स्टेशन बज रहे हों। आरव बेटा, फिर कहाँ खो गए? उसकी माँ अक्सर टोकती। आरव चौंक जाता और बस एक फीकी मुस्कान देकर रह जाता। उसे समझ नहीं आता था कि वो अपनी माँ को कैसे समझाए कि उसके अंदर विचारों की एक ऐसी भीड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। भाग दो, दादी की जादुई बातें। गांव में सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति आरव की दादी थी। वो बरामदे में बैठकर अक्सर ऊन बुनती रहती थी। उनकी उंगलियां जितनी फुर्ती से चलती थीं, उनकी बातें उतनी ही शांत और गहरी होती थीं। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों की होली खेली जा रही थी, आरव दादी के पास जाकर बैठ गया। उसका सिर भारी था। दादी, क्या मन को कभी आराम नहीं मिलता? आरव ने धीरे से पूछा। दादी ने अपनी बुनाई रोकी और अपनी ऐनक उतारकर आरव को देखा। मन एक बहती नदी की तरह है, आरव। अगर तुम इसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे, तो ये और ज्यादा उफनने लगेगा। तो मैं क्या करूं? मुझे डर लगता है कि मैं इन विचारों के नीचे दब जाऊंगा। आरव की आवाज में एक अनजाना डर था। दादी मुस्कुराई। उन्होंने दूर पहाड़ी के पीछे छिपी उस पुरानी झील की ओर इशारा किया, जिसे गांव वाले दर्पण झील कहते थे। जब भी मन बहुत ज्यादा शोर करने लगे, तो उस झील के पास जाना। वह झील साधारण नहीं है। वो तुम्हें वही दिखाएगी जो तुम सच में हो। भाग 3, चांदनी रात और झील का सफर। उस रात आरव को नींद नहीं आ रही थी। कमरे की खिड़की से पूर्णिमा का चांद उसे बुला रहा था। घर के सब लोग गहरी नींद में थे। आरव ने अपनी चप्पलें उठाई और दबे पांव घर से बाहर निकल गया। रास्ता पथरीला था। चारों ओर झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वो झील की ओर बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। चीड़ के पेड़ों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। करीब आधे घंटे चलने के बाद पेड़ों का झुरमुट खत्म हुआ और उसके सामने वो नजारा था जिसने उसकी सांसें रोक दी। दर्पण झील। झील का पानी इतना स्थिर था कि ये कहना मुश्किल था कि आसमान कहाँ खत्म हो रहा है और पानी कहाँ शुरू हो रहा है। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सितारे पानी की सतह पर आकर सो गए हों। चांद का अक्स पानी के बिल्कुल बीचों बीच एक चांदी की थाली की तरह चमक रहा था। आरव किनारे पर रखे एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। शुरुआत में उसका मन फिर से भागने लगा। तारांकन कल क्या होगा? अगर मैं यहाँ पकड़ा गया तो? क्या दादी ने सच कहा था? उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी दादी की बात याद की। लड़ो मत, बस महसूस करो। भाग 4, दीपक का रहस्यमय संवाद। जब आरव ने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि पानी के किनारे एक छोटी सी चट्टान की ओट में एक मिट्टी का दीपक जल रहा था। वो हैरान रह गया। इतनी ऊंचाई पर इस वीरान जगह पर यह दीपक किसने जलाया? हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की टहनियां झूम रही थीं, लेकिन वह दीपक, वह टस से मस नहीं हो रहा था। उसकी लौ ऊपर की ओर सीधी तनी हुई थी, जैसे उसे बाहरी दुनिया के शोर से कोई लेना देना ना हो। आरव दीपक के करीब गया। उसे लगा जैसे उस छोटी सी लौ के पास एक अजब सी ऊर्जा है। अचानक सन्नाटे में एक बहुत ही कोमल आवाज गूंजी। यह आवाज कानों से नहीं, बल्कि आरव के दिल के अंदर सुनाई दे रही थी। तुम हैरान क्यों हो आरव? आरव चौंक कर पीछे हटा। कौन? कौन बोल रहा है? मैं, जिसे तुम देख रहे हो। मैं एक दीपक हूँ और मैं तुम्हारी ही तरह इस रात का हिस्सा हूँ। आरव को लगा शायद वो सपना देख रहा है, पर शांति इतनी गहरी थी कि वो डर नहीं पाया। उसने पूछा, तुम इतनी हवा में भी कैसे जल पा रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम बुझ जाओगे? दीपक की लौ थोड़ी और चमकी। डर तब लगता है जब हम बाहर की हवा को अपने अंदर आने की जगह देते हैं। मैं हवा से लड़ता नहीं हूँ। मैं बस अपने तेल और अपनी बाती के धर्म को निभा रहा हूँ। मेरा काम जलना है,
हवा का काम चलना है। जब मैं उसे अपना दुश्मन मानना छोड़ देता हूँ तो वो मुझे बुझाना छोड़ देती है। भाग 5। झील का उपदेश। दीपक की बातों ने आरव के मन की परतों को खोलना शुरू कर दिया। उसने झील की ओर देखा। और ये झील? आरव ने पूछा। ये इतनी शांत क्यों है? झील के पानी में एक हल्की सी हलचल हुई, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। दीपक ने कहा, झील को देखो। अगर तुम इसमें एक छोटा पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा? लहरें उठेंगी, आरव ने जवाब दिया। और फिर वे लहरें किनारे से टकराकर शांत हो जाएंगी। यही जीवन है आरव। तुम्हारे विचार वे पत्थर हैं जो तुम्हारे मन की झील में गिरते हैं। तुम उन लहरों को रोकने की कोशिश करते हो जिससे पानी और ज्यादा हिल जाता है। चलने का है ना। तुम्हें बस इंतजार करना है। लहरें अपना स्वभाव पूरा करेंगी और खुद ब खुद शांत हो जाएंगी। तुम झील हो, तुम लहरें नहीं हो। आरव को महसूस हुआ कि उसके कंधों का बोझ हल्का हो रहा है। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सांसें गहरी और धीमी हो गई हैं। भाग 6। बोध और वापसी। आरव घंटों वहां बैठा रहा। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई चिंता नहीं की। उसने बस उस पल को जिया। उसे समझ आया कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जाए या कहीं दूर जाकर ढूंढा जाए। शांति तो उस दीपक की लौ की तरह उसके अंदर ही थी, बस विचारों की हवा ने उसे ढक रखा था। जब सुबह की पहली किरण पहाड़ों की चोटियों को चूमने लगी, आरव खड़ा हुआ। वो दीपक अब बुझ चुका था, लेकिन उसकी चमक आरव की आंखों में उतर आई थी। वो वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो दादी बरामदे में ही बैठी थी। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुरा दी। उन्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। आरव के चेहरे का तेज सब कुछ बयां कर रहा था। भाग 7। एक नया जीवन, उपसंहार। उस दिन के बाद आरव बदल गया। वो अब भी पढ़ाई करता था, अब भी खेलता था, और हाँ, अब भी उसके मन में विचार आते थे। लेकिन अब वो उन विचारों से डरता नहीं था। जब भी उसे बेचैनी होती, वो अपनी आंखें मूंद लेता और मन ही मन उस दर्पण झील के किनारे पहुंच जाता। वो खुद को उस अडिग दीपक की तरह महसूस करता। गांव वाले हैरान थे कि ये छोटा सा लड़का इतना धैर्यवान कैसे हो गया। आरव बस मुस्कुरा देता। उसने जान लिया था कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति स्थिरता है। रात होती, तारे चमकते और शून्यपुर के उस घर में आरव चैन की नींद सो जाता, क्योंकि उसे पता था तूफान बाहर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक शांत झील और एक जलता हुआ दीपक है। कहानी का विस्तार और प्रभाव। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक, स्वीकार्यता। विचारों को रोकना नहीं, उन्हें स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। 2, आंतरिक शक्ति। बाहरी परिस्थितियां, हवा, हमें तब तक नहीं बुझा सकती जब तक हम अपनी आंतरिक लौ, आत्मविश्वास को न छोड़ें। 3, मौन की भाषा। कभी कभी प्रकृति हमें वो सिखा देती है जो बड़ी बड़ी किताबें नहीं सिखा पाती। आरव की ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। दर्पण झील से लौटने के बाद उसके जीवन में जो बदलाव आया, वो केवल एक शुरुआत थी। इस कहानी को अब हम उस विस्तार में ले जाएंगे जहां आरव के अनुभव, उसकी चुनौतियां और उसके मन के रहस्यों की एक एक परत खुलेगी। भाग 8। गांव की हलचल और आरव का मौन। अगली सुबह जब आरव सोकर उठा तो उसे अपने कमरे की वही पुरानी दीवारें कुछ अलग सी लगीं। खिड़की से आती धूप की किरणें पहले उसे परेशान करती थीं, क्योंकि वे स्कूल जाने के समय का संकेत होती थीं। लेकिन आज उन किरणों में उसे सोने के धागे दिखाई दे रहे थे। वो रसोई में गया। उसकी माँ पार्वती चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। धुएं और जलती लकड़ियों की सौंधी महक पूरे घर में फैली थी। आरव, जल्दी तैयार हो जाओ, आज स्कूल में तुम्हारी परीक्षा है ना? माँ ने बिना पीछे मुड़े कहा। पहले आरव ये सुनकर घबरा जाता था। परीक्षा का नाम सुनते ही उसके पेट में मरोड़ उठने लगती थी। लेकिन आज उसने बस एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि परीक्षा केवल एक शब्द है और उसकी चिंता केवल एक विचार। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। आरव की आवाज में एक ऐसी खनक थी जो पार्वती ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने मुड़कर उसे देखा। आरव की आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कोई गहरी झील। भाग 9। स्कूल का मैदान और विचारों की भीड़। स्कूल पहुंचते ही आरव का सामना वही पुरानी दुनिया से हुआ। चारों ओर शोर था। बच्चे चिल्ला रहे थे। कोई अपनी अधूरी होमवर्क की कॉपी पूरी कर रहा था तो कोई फुटबॉल के पीछे भाग रहा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त सुमित भागता हुआ आया। आरव, क्या तूने सुना? आज गणित वाले मास्टर जी बहुत गुस्से में हैं। कल की टेस्ट कॉपी बांटने वाले हैं। मुझे तो लगता है आज मेरी शामत आएगी। सुमित की घबराहट संक्रामक थी। एक पल के लिए आरव को लगा कि वो भी उस घबराहट की लहर में बह जाएगा। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन तभी उसने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की।
उसके मन के पर्दे पर वही नन्हा दीपक चमक उठा। उसने सोचा, तारांकन सुमित की चिंता सुमित की है। मास्टर जी का गुस्सा उनका अपना है। मेरा काम केवल शांति से अपना पेपर देना है। जैसे ही उसने यह सोचा, वो धड़कन सामान्य हो गई। वह सुमित के कंधे पर हाथ रखकर बोला, शांत हो जा भाई, जो होगा देख लेंगे, अभी परेशान होकर क्या फायदा। सुमित उसे फटी आंखों से देखता रह गया। आरव, जो खुद बात बात पर कांपने लगता था, आज उसे सांत्वना दे रहा था। भाग 10। मास्टर जी का क्रोध और आरव की परीक्षा। कक्षा में सन्नाटा था। मास्टर जी ने मेज पर कॉपियां जोर से पटकी। उनकी आंखें लाल थीं। तुम लोगों को लगता है कि पढ़ाई एक मजाक है। आधे से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। एक एक करके नाम पुकारे जाने लगे। जब आरव का नाम आया तो मास्टर जी ने उसे गौर से देखा। आरव के अंक बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। न उसके हाथ कांप रहे थे, न ही वो नजरें चुरा रहा था। आरव, तुम्हारे नंबर कम आए हैं। क्या बात है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मास्टर जी ने कड़क आवाज में पूछा। आरव ने विनम्रता से कहा, सर, मेरा ध्यान शायद उन सवालों को समझने में कम और उन्हें सही करने के डर में ज्यादा था। अगली बार मैं डर को किनारे रखकर केवल सवालों पर ध्यान दूंगा। पूरी क्लास दंग रह गई। मास्टर जी, जो डांटने के लिए तैयार थे, अचानक निरुत्तर हो गए। उन्होंने आरव की आंखों में वो सच्चाई देखी जो बड़ों बड़ों में नहीं होती। उन्होंने धीरे से कहा, बैठ जाओ, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई। भाग 11। दादी और जड़ी बूटियों का रहस्य। शाम को स्कूल से लौटकर आरव सीधा दादी के पास गया। दादी बगीचे में सूखी हुई जड़ी बूटियां छांट रही थीं। दादी, आज मैंने एक चमत्कार देखा। आरव ने उनके पास बैठकर कहा। कैसा चमत्कार मेरे लाल? मैंने देखा कि जब मैं शांत रहता हूँ तो सामने वाले का गुस्सा भी पिघल जाता है। जैसे झील के शांत पानी में गिरने वाला पत्थर भी लहरें बनाने के बाद हार मान लेता है। दादी मुस्कुराई। उन्होंने एक सूखी पत्ती हाथ में ली और उसे मसल दिया। बेटा, असली ताकत प्रहार करने में नहीं, बल्कि प्रहार को सोख लेने में है। ये धरती देखो, हम इस पर पैर मारते हैं, इसे खोदते हैं, लेकिन ये हमें अन्न ही देती है। क्यों? क्योंकि ये स्थिर है। आरव ने दादी की मदद करना शुरू किया। वो जड़ी बूटियों की महक को महसूस कर रहा था। तुलसी, पुदीना और वन हल्दी। उसे समझ आया कि हर पौधे का अपना स्वभाव है। कोई कड़वा है तो कोई मीठा, लेकिन सब अपनी जगह शांत हैं। भाग 12। गांव का उत्सव और एक नई चुनौती। कुछ दिनों बाद गांव में शरद उत्सव की घोषणा हुई। यह गांव का सबसे बड़ा त्योहार था। इसमें दूर दूर से लोग आते थे और रात भर नाच गाना चलता था। उत्सव का मुख्य आकर्षण था मौन पथ की यात्रा। ये एक पुरानी परंपरा थी। गांव के नौजवानों को रात के अंधेरे में पहाड़ी के ऊपर बने पुराने मंदिर तक जाना होता था, और वो भी बिना एक शब्द बोले और बिना किसी रोशनी के। जो सबसे पहले और सबसे शांत मन से पहुंचता, उसे गांव का रक्षक माना जाता। इस साल आरव ने इसमें भाग लेने का फैसला किया। गांव के बड़े लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे ये आरव, ये तो परछाई देखकर डर जाता है। ये अंधेरी रात में मौन यात्रा कैसे करेगा? विशाल ने हंसते हुए कहा, जो गांव का सबसे हट्टा कट्टा लड़का था। आरव ने कुछ नहीं कहा। वो बस उस दीपक की तरह चुप रहा जो आंधी में भी जलना जानता है। भाग 13। अंधेरी रात और डर का सामना। उत्सव की रात आ गई। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन मौन पथ की शुरुआत होते ही सब कुछ शांत हो गया। 5 लड़कों को चुना गया था, जिनमें आरव और विशाल भी शामिल थे। उन्हें जंगल के उस रास्ते से गुजरना था जहां जंगली जानवरों का डर था, और रास्ता इतना संकरा था कि एक गलत कदम और आप सीधे खाई में। यात्रा शुरू हुई। विशाल तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो अपनी ताकत दिखाना चाहता था। आरव सबसे पीछे था। अंधेरा इतना घना था कि अपनी खुद की हथेली भी नहीं दिख रही थी। अचानक जंगल से एक अजीब सी आवाज आई, किसी जानवर के गुर्राने की आवाज। विशाल और बाकी लड़के सहम गए। विशाल के हाथ से उसकी लाठी छूट गई। वो हांफने लगा। अंधेरे में डर और भी भयानक हो जाता है, क्योंकि हमारा मन उसमें अपनी कल्पनाएं भर देता है। आरव भी डरा। उसका मन कहने लगा, तारांकन भाग जाओ आरव, यहाँ खतरा है। लेकिन तभी उसे झील की याद आई। उसने सोचा, तारांकन, ये डर एक लहर है, इसे आने दो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांस पर ध्यान दिया। जैसे ही वो अपनी सांस के साथ जुड़ा, उसे जंगल की आवाजें डरावनी लगने के बजाय संगीत जैसी लगने लगी। उसने महसूस किया कि जानवर भी तो अपनी जगह शांत हैं। वे तभी हमला करते हैं जब वे डरे हुए हों। भाग 14। मंदिर की चोटी पर मिलन। आरव धीरे धीरे सधे हुए कदमों से आगे बढ़ने लगा। वो देख नहीं रहा था,
वो महसूस कर रहा था जहां बाकी लड़के डर के मारे ठिठक गए थे, आरव अपनी आंतरिक शांति के सहारे मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। जब वो चोटी पर पहुंचा, वहां सन्नाटा था। सिर्फ मंदिर की एक छोटी सी घंटी हवा से हिलकर हल्की सी आवाज कर रही थी। वहां गांव के पुजारी पहले से मौजूद थे। थोड़ी देर बाद विशाल और बाकी लड़के भी पहुंचे, लेकिन वे थके हुए और डरे हुए थे। पुजारी जी ने आरव के माथे पर तिलक लगाया। आज रक्षक उसे नहीं चुना जाएगा जो सबसे तेज भागा, पुजारी जी ने कहा। रक्षक वो है जिसने अंधेरे को अपने अंदर के उजाले से जीत लिया। विशाल ने सिर झुका लिया। उसने पूछा, आरव, तू डरा क्यों नहीं? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं डरा था विशाल, लेकिन मैंने अपने डर से लड़ना छोड़ दिया। मैंने उसे अपना साथी बना लिया। भाग 15, ज्ञान का प्रसार। आरव अब गांव में छोटा महात्मा के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन उसमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। वो अब भी वही छोटा आरव था जो अपनी दादी की मदद करता और स्कूल जाता। गांव के दूसरे बच्चे अब उसके पास आने लगे। वे पूछते, आरव, हमें भी बताओ कि हम अपनी चिंताओं को कैसे दूर करें। आरव उन्हें उसी दर्पण झील के पास ले जाता। वो उन्हें घंटों चुपचाप बैठना सिखाता। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे बहती हवा को महसूस करें, कैसे पक्षियों की चहचहाहट में संगीत ढूंढें और कैसे अपनी सांस को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। उसने गांव की दीवारों पर कोयले से एक छोटी सी बात लिखी, बाहर का शोर तभी थमेगा जब अंदर का सन्नाटा गहरा होगा। भाग 16, जीवन का चक्र और अमर शांति। साल बीतते गए। आरव बड़ा हो गया। वो शहर गया, पढ़ाई की, बड़ी नौकरी की, लेकिन उसने कभी अपनी वो शांति नहीं खोई। बड़े शहरों की भीड़ भाड़ और दफ्तरों के तनाव के बीच भी वो अपनी मेज पर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक रखता था। जब भी कोई बड़ी मुश्किल आती, वो बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करता। उसे फिर से वही झील दिखाई देती, वही ठंडी हवा महसूस होती और वही दीपक अपनी लौ के साथ कहता, तारांकन, तुम भी अपनी चिंताओं से मत लड़ो, उन्हें आने दो, जाने दो। आरव की कहानी केवल एक बच्चे की कहानी नहीं रही। यह हर उस इंसान की कहानी बन गई जो जीवन की भागदौड़ में खुद को खो चुका था। लोग उससे मिलने दूर दूर से आते। वो कोई प्रवचन नहीं देता था, वो बस लोगों के साथ शांत बैठ जाता था। और ताज्जुब की बात यह थी कि लोग उस सन्नाटे में ही अपने सारे जवाब ढूंढ लेते थे। भाग 17, दादी का जाना और अंतिम सीख। एक दिन वो समय आया जब दादी का शरीर थक गया। वे अपने बिस्तर पर लेटी थीं, बहुत शांत। आरव उनके पास बैठा था, उनकी झुर्रियों वाली हथेली को थामे हुए। आरव, दादी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें याद है वो रात जब तुम पहली बार झील पर गए थे? हाँ दादी, मुझे सब याद है। आरव की आंखों में आंसू थे, पर मन में शांति थी। अब मैं उस बड़ी झील में मिलने जा रही हूँ जहां से हम सब आए हैं, दादी मुस्कुराई। रो मत। जैसे दीपक की लौ बुझती नहीं, बस हवा में मिल जाती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, उस शांति में जो तुमने अपने अंदर ढूंढी है। दादी ने अपनी अंतिम सांस ली। घर में मातम था, लोग रो रहे थे, लेकिन आरव ने महसूस किया कि दादी कहीं गई नहीं है। वे उस शांति में थीं जो कमरे में व्याप्त थी। उसने महसूस किया कि जीवन और मृत्यु भी उसी झील की दो लहरें हैं, एक उठती है, एक बैठती है। भाग 18, शून्यपुर की विरासत, समापन। आज भी यदि आप हिमालय की उन वादियों में जाएं, तो आपको शून्यपुर गांव मिलेगा। वहां की दर्पण झील आज भी उतनी ही स्थिर है। और कहते हैं कि यदि आप पूर्णिमा की रात को वहां जाएं, तो आपको आज भी किनारे पर एक छोटा सा दीपक जलता हुआ दिखेगा। लोग कहते हैं कि वो आरव की शांति का प्रतीक है। आरव ने दुनिया को सिखा दिया कि हम सब एक नन्हे दीपक की तरह हैं। दुनिया की कोई भी आंधी हमें तब तक नहीं बुझा सकती जब तक हमारे अंदर विश्वास का तेल मौजूद है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मरकर पाया जाए, ये तो वो खुशबू है जिसे जीते जी महसूस करना चाहिए। रात की हवा अब भी वही लोरी गाती है, झील का पानी अब भी वही दर्पण दिखाता है और वो दीपक अब भी आरव के अंदर और शायद आपके अंदर भी जल रहा है। बस आंखें बंद करें और उसे देखें। शुभ रात्रि। आपकी नींद भी उस झील की तरह गहरी और शांत हो।